नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस जो भी प्रश्न रहेगा सारे को किया जाएगा, तो आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि द्रव ए का अपवर्तनांक जो है 1.47 है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। किस तरह होता है, तो अगर अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है c/v, जहाँ c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल और v जो है जहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल। जिस द्रव का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इस रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होगा, म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अगला है इमल्सीकृत वसा का पाचन किस प्रकार होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइपेज द्वारा। इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। वसा को इमल्सीकृत करने का कार्य पीत रस द्वारा होता है। वसा ट्राइग्लिसराइड होता है। पीत रस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। पीत लवण तल तनाव को कम करके वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। अगला है लोलक की कलावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लंबाई के ऊपर, क्योंकि टी बराबर होता है 2π/L/g होता है। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BCG। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः BCG बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन का प्रयोग किया जाता है। 1905 में क्लाइमेट एवं ग्यूरिन ने इसका निर्माण किया था। बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर ही यह वैक्सीन दे देनी चाहिए। अगर रोटा वायरस की बात है तो 6 सप्ताह के अंदर देना चाहिए, और OPV ओरल पोलियो वायरस देना चाहिए 15 दिन के भीतर। DPT का टीका 16 से 24 महीने के भीतर, और मेजलिस की जो होता है मेजलिस का जो टीका है वो 9 महीने के भीतर, और इन्फ्लुएंजा के 2 महीने पे पड़ता है। अगला है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब खाली स्थान स्थिति किसी बिंदु पर बनेगा और खाली स्थान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और क्या होगा, बड़ा होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। अगर इस तरह के दर्पण है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अफीम का मुख्य अवयव क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉर्फिन। अफीम का मुख्य अवयव जो है वो मॉर्फिन है। हीरोइन भी अफीम पुष्पा से प्राप्त होता है, और केसर मसाला बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र भाग को काम में लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 kg द्रव्यमान के राइफल से 35 मिलीसेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल की प्रारंभिक प्रतिक्षेपित रिकॉइल वेग क्या होगा। इसमें संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, m/v बराबर क्या होगा, mv। तो v बराबर निकल जाएगा क्या, mv/M, जहाँ m क्या है, स्मॉल m गोली का द्रव्यमान है, और v जो है स्मॉल v गोली का वेग है, और जो कैपिटल M है वो राइफल का द्रव्यमान है। तो मान रख दीजिए, हमें निकल जाएगा 50 गुना 10⁻⁻³ इस तरह कि ग्राम में उसको केजी में कन्वर्ट कर दिए, गुना 35 बटा ये कितना है, गोली 4 kg के द्रव्यमान के राइफल से है, तो द्रव्यमान जो कैपिटल M है वो 4 kg के है। तो यहाँ से v निकल जाएगा, v बराबर हो जाएगा कितना, तो 1750 गुना 10⁻³ बटा 4 बराबर 1.750/4 यानी 0.44 मीटर पर सेकंड। जो बंदूक पीछे की ओर जाएगा वो कितना जाएगा, 0.44 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रोपेनाइक अम्ल के नाम से कौन प्रत्यय होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइक अम्ल। प्रोपेनाइक अम्ल के नाम से आइक अम्ल प्रत्यय लगा हुआ है। प्रोपेनाइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5COOH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1, और क्या लगा होता है इसमें प्रीफिक्स COOH लगा होता है। अगर ईस्टर की बात करें तो इसको सफिक्स नेम जो होता है O8 होता है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। एक व्यंजक दिया हुआ है जिसे आप बोर्ड मास से हल कर दीजिएगा। हल करने पर जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 78 है। सिंपल है, आप इसे हल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है। इसमें बताना है कि 16 से इसमें से कौन सी संख्या है जो विभाज्य नहीं है। तो 5168 अगर ये चॉइस कोई करते हैं तो ये हो जा रहा है कितना से, अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 323 बार में कट जाएगा। अगर मान लिया कि 18,016 की बात करते हैं, इसमें 16 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा कितना, 1126 से। 17,736 को 16 से भागा देंगे तो एक से ये विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर इसे 16 से करेंगे तो ये विभाज्य नहीं होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो है डी। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन हुआ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 हुआ। और उसे 9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तब औसत हमें निकल के आ जाएगा 11.1/9। आंसर डी हो जाएगा। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है। बाद में यह पाया गया है कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया है। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत क्या हो जाएगा। 7 संख्याओं का सही औसत क्या हो जाएगा, तो ये तो 53 था प्लस ये पढ़ा गया है 58 को क्या है 16 के रूप में, तो 58 - 16 अब बटा 7 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 53 + 42/7 बराबर 53 + 6 कितना हो जाएगा, 59। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 5 है तो 16 गुना x√x³ - x² का मान क्या हो जाएगा। तो दिया हुआ है कितना, x बराबर 5, तो 16 गुना x√x³ - x² बराबर क्या है, तो मान रख दीजिए 16 गुना 5 √5 के क्यूब माइनस 5 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो यह आएगा 16 × 5 = 80 √125 - 25 बराबर 80 √100, यानी 80 गुना 10 बराबर 800। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ से देखते हैं कि आर से जो हमारे पास टी गया है वो +2 का है, उसके बाद टी से भी गया ये भी +2, अब भी से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमारा पहला तो निकल गया। अब देखिए बी से डब्लू गया है, बी से डब्लू तो इसमें -5 किया गया है, और डब्लू से हमारे पास आर जो गया है वो भी -5 है, और आर से फिर -5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, एम आ रहा है, यानी XM आ रहा है, वो ऑप्शन सी में है। आंसर जो हमारे पास है वो सी हो जा रहा है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 1/205, 1/64, 1/123, 1/82। उसके बाद क्या होगा, अगर हम 82 को आधा करते हैं तो कितना होता है, 1/41। अगर इससे 2 से गुना करते हैं तो 82 आता है। अगर 1/41 को 1/3 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 123 आ रहा है। उसी तरह 1/41 गुना 1/4 करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। तो हमेशा जो है ये 1/41 को गुना किया गया है 1/2 से, 1/3 से, 1/4 से, 1/5 से। तो हमारे पास जो ये आएगा लास्ट में 1/41 गुना 1/1, यानी आंसर हो जाएगा 1/41A। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में टी को 26 के रूप में, डांस को 27 के रूप में, तो क्रॉन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। टी का कितना होता है, 20 होता है, ई का होता है 5 और ए का होता है 1, यानी टोटल ये 26 है। यानी जो शब्द दिया गया है उसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार स्थानीय मान लिया गया है। डांस को यानी डी के 4, ए के 1, एन का 14, सी के 3, ई के पास 27 हो जाता है। तो क्रॉन के क्या हो जाएगा, तो सी के 3 हो जाएगा, आर के 18 हो जाएगा, ओ के 15 हो जाएगा, डब्ल्यू के 23 हो जाएगा और एन का 14 हो जाएगा। टोटल जो है वो 73 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लस का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भागा। तो निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो सी 225। अगला प्रश्न है, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है तो मार्फोलॉजी में क्या किया जाता है, तो सजीवों की संरचना अध्ययन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ए, शाहरुख खान है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो शाहरुख खान ने जीता है, और अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एनिमल को संदीप रेड्डी बांगा को मिला है।
अगला है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार में युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया है। म्यांमार की सेना ने 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुष और 18 से 27 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए 2 वर्ष तक सैन्य सेवा देना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने चक्रवात मोचा में फंसे लोगों को बचाव हेतु ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया था। अगला है, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है तो 1 मिलीमीटर लंबाई में तरंगों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर तरंग संख्या n बराबर होता है 1/λ। तो 1/λ बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4000, कितना है 4000 गुना 10 के पावर -10, यानी हो जाएगा 10 के पावर -10 बटा 4000, यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये 1000 गुना 10 के पावर 7 बटा 4000, यानी 25 गुना 10 के पावर 5 पर मीटर हो जाएगा। अब 1 मिलीमीटर में तरंग की संख्या कितना हो जाएगा? 25 गुना 10 के पावर 5 आया था, उसमें से 10 के पावर -3 कर देंगे तो आ जाएगा 25 गुना 10 के पावर 2, यानी 2500। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कपड़े धोने का साबुन क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उस्तर बसाम्ल फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण है। उच्च बसीय अम्ल प्लस NaOH मिल के कठोर साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनाते हैं। यह अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इसमें ग्लिसरॉल उपोत्पाद है। नेक्स्ट है, 0.7 ओम प्रतिरोध, 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो R बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, ρL/A होता है। अब प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा कितना? R × A/L हो जाएगा, जहाँ पे R जो दिया हुआ है 0.7 और हमारे पास A हो जाएगा कितना? तो πr²। अब बटा L हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो 0.7 गुना 22/7 गुना 10 के पावर -3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो और सोल्व करते हैं तो 7 गुना 22/10 गुना 7 गुना 10 के पावर -6 जो ओम गुना m हो जाएगा, तो यानी ओम मीटर हो गया। और 2.2 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सही है? तो आइए देखते हैं इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है। लार का pH मान 6.2 से 8 है। शुद्ध रक्त का pH मान 7.35 से 7.45। शुद्ध जल का pH मान 9। इसमें जो सही है ऑप्शन सी केवल 2 सही है। अगर हम लार की बात करते हैं तो लार का जो होता है वो कितना होता है? pH मान 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है। और रक्त का तो सही है। और जल, शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। अगर आंसू की बात करें तो 7.3 होता है। नेक्स्ट है, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना हो जाएगा? तो g बराबर हमारे पास होता है कैपिटल G m/r²। अब नया त्वरण g डैश बराबर क्या होगा? g तो है, ये मास जो है वो 2 हो जा रहा है और r भी जो है वो 2 के स्क्वायर होगा। तो हमारे पास होगा gm/2 गुना r² और ऊपर चला गया है 4, तो हमारे पास आ गया 2gm/r², यानी 2, अब पहले gm/r² का g मान था तो 2g हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक पशु उत्तक नहीं है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक पादप में पाया जाता है। उत्तकों के अध्ययन को भौतिकी में क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम की 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 80 ओम, 120 ओम, 240 ओम को किस क्रम में? तो पैरेलल क्रम में जोड़ा गया है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/80 प्लस 1/120 प्लस 1/240 बराबर हो जाएगा 3 + 2 + 1/240 बराबर 6/240। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 240/6 यानी 40 ओम हो जाएगा। तो प्रवाहित धारा I बराबर होता है V/R। V कितना है? तो 12 है, R है 40, हो जाएगा 0.3 एम्पियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
विद्युत धारा के मापने के लिए एमीटर, इसका परिपथ से पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? आंसर हो जाएगा डी, HIV एड्स। HIV एड्स रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। HIV के जो पूर्ण रूप होता है वो कौन सा है? तो वो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। क्या है? डिफेंसिव वायरस होता है। डिफेंसिव क्या होता है? वायरस होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए बारंबारता बटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक दिया हुआ है अंक और बारंबारता, उसकी क्या निकालना है? माध्यिका ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या इसमें कितनी है? पदों की संख्या तो ये है 19। कितना है? 7 4 11, 6 18, 2 11, 6 17, 2 19 हो गया। अब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 पद, यानी 19 + 1/2, 20/2, ये हो गया 10वां पद। और 10वां पद कौन सा है? तो ये हमारे पास हो जाएगा, वो है 40। कौन सा है? वो है 40। आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा सी। यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः q/p और r² है, जहाँ pq = 0, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के विविक्तकार क्रमशः क्या होगा? तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बराबर हमारे पास फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग। क्या होता है? मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पर मान रख दीजिए x² माइनस q/p x प्लस r² बटा q बराबर 0। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो pq x² माइनस q² x प्लस pr² = 0। अगर विविक्तकार कहते हैं यानी d बराबर क्या होता है? तो होता है b² माइनस 4ac। मान रखिए माइनस q के स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना pq गुना pr², यानी हो जाएगा q4 माइनस 4p² r²q। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन? तो b। यदि a बराबर 3/7 के स्क्वायर भागा 9/7 के पावर 0, तो a के पावर -2 का मान क्या हो जाएगा? तो पहले 9/7 के पावर अगर 0 है तो उसका मान जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। यानी यहाँ पर हो गया 9/17 49 भागा 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 9/49 हो जाएगा। a के पावर -2 बराबर हो गया 1/a², यानी 1/9/49 के स्क्वायर, यानी 2401/81 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस काम को करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में पूरा किया। दोनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिसमें ए अकेला कुल कार्य को पूरा कर सकता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए प्लस बी अब प्लस सी कितना दिन काम किया? तो ये है 40/3 दिनों से 5 दिन पहले तक काम किया। अब बराबर हो जाएगा कितना? बी प्लस सी काम किया कितना? ये 17 हो जाएगा। जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी गुना 25/3 बराबर होगा b प्लस सी, हो गया b प्लस सी गुना 17 हो जाएगा। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो 25a बराबर 25a प्लस बी प्लस सी गुना 25 बराबर हो जाएगा b प्लस सी गुना 51। 3 उधर चला गया, 51 हो गया। यानी ये 25a बराबर होगा b प्लस सी 51 माइनस 25 को इधर ले गए, 25 b प्लस सी जो था वो इधर चला गया। तो यहाँ से हमें निकल के आया कि a अनुपात b प्लस सी बराबर कितना हो गया? तो क्षमता हो गया 26/25। अब 26 और 25 क्या होगा? 51 इकाई। 51 इकाई जो हमारे पास काम हुआ है कितना? 40/3 दिन में है। तो अगर हम 26 इकाई की बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम ये 26 इकाई की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 40/3 गुना 51/26। तो आ जाएगा हमारे पास कितना? तो ये आ जाएगा 26 दिन। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 26 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है, जिनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो दो शंकुओं का आयतन 3:2 और त्रिज्याओं का 3:4 है। तो प्रश्न में कह रहा है पहला शंकु का आयतन बटा दूसरा शंकु का आयतन कितना हो गया? 3/2 हो गया।
यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर और मान रखते हैं 3 स्क्वायर गुना एच बटा 4 के स्क्वायर गुना एच हो जाएगा बटा 3/2। 3:4 का जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो रख दिया गया है। इसके बाद जब आगे सोल्व करते हैं तो एच कैपिटल एच स्मॉल एच हो जाएगा 3 गुना 16 बटा 2 गुना 9 बराबर 8/3। आंसर हो जाएगा 8:3, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो 1 + 3 अगर करते हैं तो 4 हुआ, 4 + 3 7 हो गया, 7 + 4 कितना होगा 11, 11 + 7 कितना हो गया 18, यानी 11 और 18 ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक कूट भाषा में यू कैन गो का इस तरह लिखते हैं, यू कम इन साइड को इस तरह, ही कैन गो इन साइड को इस तरह लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ही शब्द के लिए क्या कूट है? इसका आंसर हो जाएगा बी के ई है। अगला है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि a@b का अर्थ ए बी की बहन है, a एंड b का अर्थ है ए बी का भाई है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संसद। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि भारतीय संसद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल कितने होते हैं? 34 होते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कॉलेजियम के प्रतिवेदन पर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? आंसर हो जाएगा डी, कर्क रेखा। कर्क रेखा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्र जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र के जो नासिर झील से होकर गुजरती है तथा भारत में माही नदी इसको 2 बार काटती है। और ये भारत में जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारे का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया सकता है। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होते हुए गुजरता है तो प्रकाश के वेग का मान घटता है एवं बढ़ता है, जिससे तारों का प्रकाश बढ़ता घटता प्रतीत होता है। इसे टिमटिमाना कहते हैं। और सूर्योदय के समय सूरज के लाल होना, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना और आसमान का नीला रंग, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। नेक्स्ट है निम्न में से इस आयन के अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। Fe3+ में कितने 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और Cu2+ के अगर देखा जाए तो इसमें हो जाएगा 1 अयुग्मित। Na+ में कितना है? 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी में सबसे ज़्यादा। एक विद्युत परिपथ में 5 एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में 20 वोल्ट नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के साथ संयोजित है। जब सभी 5 बल्ब चमकते हैं तो 5 एम्पियर की धारा दर्ज की जाती है। तब परिपथ में 6 शक्ति और प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध क्रमशः कितना है? तो यहाँ पर कह रहा है कि विभवांतर V बराबर होता है I गुना R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा V/I यानी 20/4 यानी 4 ओम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा? तो 1/R इक्विवेलेंट बटा N, जहाँ N बल्बों की संख्या है। तो R बराबर हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? N/R इक्विवेलेंट यानी 5/4 यानी 1.25 ओम हो जाएगा। अब P बराबर यानी परिपथ में शक्ति 6 बराबर होता है I² गुना R होता है। R प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध होगा 5 के स्क्वायर गुना 1.25 यानी 25 गुना 1.25 बराबर 31.25 वाट। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए 31.25 वाट, और ओम जो है 1.25 ओम हो जाएगा। यहाँ पर I बराबर 4 नहीं 5 होगा, तब जो आएगा वो 4 ओम आएगा। यहाँ गलती से 4 लिखा गया था, ये 5 होगा। प्रश्न में भी 5 एम्पियर दिया हुआ,
तो हो जाएगा, तो आंसर होगा ए। धमनियों में रक्त दाब सिराओं की तुलना में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक। धमनियों में रक्त दाब सिरों की तुलना में अधिक होता है। रक्त हृदय द्वारा ध्वनि के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त शरीर में हृदय तक पहुंचता है। सीरा में रक्त का पीएच अधिक, जबकि धमनी में जो कम होता है। और रक्त दाब स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, और कितना होता है नॉर्मल 120/80 होता है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक अथवा बेस्म होते हैं। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, Zn प्लस 2AgNO3, ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2Ag संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है समान होती है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अभिसारी लेंस अर्थात जो कौन सा लेंस हो गया? तो उत्तल लेंस हो गया। तो P1 बराबर हो जाएगा 100/f, यानी 100/50, यानी +2 डायोप्टर हो गया। और अपसारी लेंस अर्थात अवतल लेंस P2 बराबर हो जाएगा 100/f। 100 इसलिए है कि यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है f सब का, तो -100/20 बराबर -5d हो जाएगा। ये माइनस में है क्योंकि अपसारी लेंस का होता है जो वो माइनस में होता है। तो लेंस की संयोजन क्षमता P बराबर होगा P1 + P2। P कितना है? +2 डायोप्टर, और इसका -5 डायोप्टर। आंसर हो जाएगा -3 डायोप्टर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। सुमेलित करना एक तरफ वाहक एक तरफ रोग है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग, एडिस मच्छर से पीत ज्वर, जलीय घोंघा से बिल हेरेजिया होता है, सेंड मक्खी से क्या होता है? काला जार होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठोस द्रव एवं गैस द्रव में विस्तृत होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गैसों का विसरण दर जो है द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो माना कि मूल संख्या कितना है? 100 है। उसमें से नई संख्या क्या हो जाएगा वृद्धि करने पे? तो ये हो जाएगा 100 में वृद्धि कर रहा है कितना? 130%। फिर वृद्धि कर रहा है कितना? 130। तो हमारे पास हो जाएगा 169 टोटल। अभिष्ट कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? तो 169 - 100 घटा देंगे बटा 169 कर देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40.82%। आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि cos थीटा बराबर 2p/1 + p² है तो tan थीटा बराबर होगा। तो हमें निकालना होगा पहले cos थीटा बराबर, तो दिया हुआ है cos थीटा बराबर 2p/1 + p², यानी ये दिया हुआ है b/h। p बराबर हमारे पास होता है √h² - b², यानी हमारे पास हो जाएगा ये √1 + p² के होल स्क्वायर - 2p के होल स्क्वायर। जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √1 + p² + 2p × 1 + p² - 2p बराबर हो जाएगा √p + 1 के होल स्क्वायर × 1 - p के होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा p + 1 × 1 - p हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमारे पास निकल जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर p + 1 × 1 - p/2p। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - p²/2p, 1 - p²/2p हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाएगा? तो 50 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x + y + z बराबर 19, xy + yz + zx बराबर 114, तो √x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या हो जाएगा? तो अगर मान लें कि x + y + z बराबर कितना दिया? 19। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, x + y + z के होल स्क्वायर बराबर 19 के स्क्वायर। इसे तोड़ दीजिए a + b + c के होल स्क्वायर में, x² + y² + z² + 2 × xy + yz + zx बराबर 361 हो जाएगा। इसे और लिखेंगे सिंपल है, x² + y² + z² + 2 × 114, जो कि हमारे पास दिया हुआ xy yz + zx का मान बराबर 361। तो x² + y² + z² बराबर कितना हो गया? 361 - 228 बराबर ये 133 आ गया। √x³ - x³ + y³
प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड का मान क्या होगा? तो जब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड बाई जेड माइनस जेड एक्स पूरे अंडर रूट में इसे करना होगा। तो हम फिर समीकरण में जो ये निकाले थे हमारे पास ये 133 आया था, वो मान रख देंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या होगा? अंडर रूट 19 गुना 133 माइनस 114 हो जाएगा कितना? अंडर रूट 19 गुना 19 बराबर 19। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस इसे कैलकुलेट करना है थोड़ा अच्छे से केयर करके। निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या तथा 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या हो जाएगा कितना? 30 है। 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या कितना हो जाएगा? 35। तो अभिष्ट अंतर बराबर हो जाएगा कितना? 35 माइनस 30 बराबर 5। आंसर होगा ऑप्शन सी। एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है कि सभी जो है बॉक्स है, एक बॉक्स है वो क्या है? वो बॉक्स पेन है। सभी बॉक्स जो है वो पेन है। ये बॉक्स है और ये पेन है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ बॉक्स जो है जग है। कुछ बॉक्स जो है वो हमारा ये जग है, ये जग है। उसके बाद कह रहा है कुछ जग जो है वो ग्लास है। क्या है? ग्लास है। ये ग्लास हो जाएगा। निष्कर्ष में है कुछ ग्लास बॉक्स है तो ये संभावित, मतलब कुछ ग्लास बॉक्स है ये नहीं है लेकिन संभावित है। और ये है कोई ग्लास बॉक्स नहीं है, ये भी नहीं है लेकिन संभावित है। और तीसरा है कुछ जग पेन है तो ये हो जाएगा। एक और भी बन सकता है अगर उसे ड्रा करेंगे तो एक तरह का, अगर ये बॉक्स है उसके बाद ये कह रहा है कि ये पेन है और इसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये जग है और ये दोनों से मिलकर जो बना हुआ वो ग्लास है। ये ग्लास हो जाएगा, ये जग हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा और ये बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्स हो जाएगा। अगर इस तरह भी देखेंगे तो ये संभावित वाला आएगा। केवल एक चित्र के आधार पर दिखाई दे रहे निष्कर्ष कभी भी स्वतंत्र रूप से सही नहीं होता। तो निष्कर्ष 1 तथा 2 या के रूप में सत्य हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। लेकिन अगर प्रश्न में रहता कि या में तो निष्कर्ष 1 और 2 या के रूप में सत्य होंगे। नेक्स्ट है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ब्रियाना मार्क के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। फेलिक्स मार्क के बाईं और दूसरे स्थान पे। एना ब्रियाना और फेलिक्स के ठीक बगल में है। जेम्स ब्रियाना के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आफरीन जेम्स के दाईं और दूसरे स्थान पे। आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है? नाम इस तरह देता है कि अपना आदमी पढ़ते पढ़ते भूल जाए। अगर यहाँ पर प्रश्न के अनुसार सजाएंगे तो एन बैठा है और यहाँ पर क्या है? मार्क। यहाँ पर अगर बात करें तो ब्रियाना है और यहाँ पर बात करें तो आफरीन है। क्या है? आफरीन है। यहाँ पर हो जाएगा जेम्स और यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा है? आफरीन के अपोजिट, तो वो है फेलिक्स। क्या है? फेलिक्स। तो आंसर कह रहा है कि आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है? तो हो जाएगा बी, ब्रियाना। नेक्स्ट है कौन सी संख्या उन एसी को निरूपित करती है जो कूलर है लेकिन पंखे नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 9। कूलर है लेकिन वो पंखा नहीं है। कौन है जो पंखा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है। उत्तर की ओर जो है वो 160 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 240 मीटर चलती है। ये 60 मीटर चली, ये 240 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 280 मीटर चलती है। 280 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है? तो बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। ये हो जाएगा 120 मीटर चलती है। उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ती है और फिर 120 मीटर चलती है। कहाँ चलती है? 120 मीटर चलती है। अब वो अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर है? सभी मोड़ जो है केवल 90 डिग्री पे है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 120 है, ये 120 है, तो ये भी 120 हो जाएगा। और ये टोटल जो हम देखेंगे 200 कितना है? ये 240 है, तो यहाँ 120 है, तो ये टोटल हो गया 360 हो गया। तो हमारे पास आरंभिक स्थिति से ये कितनी दूरी पर है? तो पूरब में है लेकिन 360 डिग्री। आंसर हो जाएगा डी। एक बटालियन में 43 कैंडिडेट है जिनका
जिन्हें उनका कमांडर मंच पर उत्तर की ओर उन्मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। पी पंक्ति के बाएं सिरे पे 18वें स्थान पे है और क्यू पंक्ति के दाएं सिरे से 31वें स्थान पे है। पी और क्यू के बीच खड़े कैंडिडेट की संख्या ज्ञात करें। पी और क्यू के बीच में खड़े कैंडिडेट कितना हो जाएगा, तो 31 + 18 - 2 और -43 यानी 47 - 43 = 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 82 ने डी हो जाएगा 1881 ईस्वी में। भारत की जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन नियमित जनगणना जो शुरू हुआ था, नियमित जनगणना 1881 में किसके काल में, लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में विशेष भूमिका रही है। अगला है, किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तो मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1/V2 का मान क्या हो जाएगा? तो प्रथम चालक 6 वोल्ट के बैटरी को संयोजित करने पर विभवांतर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 वोल्ट। और दूसरे चालक को 9 वोल्ट के बैटरी से संयोजित करने पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। तो विभिन्न चालकों विभवांतर कितना हो जाएगा, 6/9 यानी 2/3। आंसर हो जाएगा डी। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, DNA, फिर RNA, फिर अमीनो अम्ल, फिर प्रोटीन्स होता है। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन द्वारा होता है। DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन है और RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। अगला है, निम्न में से कौन सी दी गई संरचना का सही नामांकन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एथेन वन ऑल है। क्या है, तो ये जो संरचना है वो एथेन वन ऑल है। एथेनॉल एक ज्वलनशील रंगहीन कार्बनिक यौगिक है जिसे एथिल अल्कोहल, अनाज अल्कोहल और पेय अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोई गेंद 40 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराई जाती है। 20 मीटर गिरने के बाद इसका वेग क्या होगा? तो हमारे पास जो है v² बराबर होता है u² + 2gh, जहाँ u बराबर है 0। तो v बराबर हो जाएगा √2gh यानी √2 × 10 × 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जठर रस में डुबोने पर pH पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल हो जाएगा। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए 3 आम संकेतक है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है, यह एक बैंगनी रंग का होता है जिसे लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। और लाल लिटमस पेपर होता है वो नीला लिटमस होता है। यदि पदार्थ अम्लीय है तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा और यदि पदार्थ क्षारीय है तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मम्पस है एक, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायरस रोग है। मम्पस एक वायरस रोग है। अगर जीवाणु जनित रोग की बात करें तो टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, कोढ़ आदि ये सब जो है जीवाणु है। विषाणु जनित रोग की बात करते हैं तो रेबीज, हाइड्रोफोबिया, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला, गलसुआ ये सब वायरस से होता है। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग आदि। नेक्स्ट है, तालाब की तली में कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग में विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। हाइड्रोजन एक द्विपरमाणिक अणु है। हाइड्रोजन प्रत्येक ऑक्सीकरण तत्व के साथ अभिक्रिया करता है। अगला है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 8x² + 22x - 21 = 0 के मूल है, जहां बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो 2α + 3 बीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ हमें निकालना है, तो आइए इसे निकालते हैं। 8x² + 28x - 6x - 21 = 0 इसे लिख सकते हैं। 4x कॉमन ले लीजिए, 2x + 7
-3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमारे पास निकल गया 4x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 7 बराबर 0। x का मान होता है 3/4 और -7/2, यानी बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा है तो बीटा बराबर 3/4, अल्फ़ा बराबर होगा -7/2। अब 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना -7/2 प्लस 3 गुना 3/4। जब इसे और आगे सर -7 प्लस 9/4 बराबर हो जाएगा कितना, -19/4। आंसर जो होगा ऑप्शन ए -19/4। अगला है एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई 77 मीटर और 50 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की जो परिधि ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यानी 77 गुना 50 बराबर क्या हो जाएगा, πr² इक्वेट कर दिए, यानी 22/7 गुना r² बराबर 77 गुना 50। यहाँ से r निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √25 गुना 49 हो जाएगा। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 5 गुना 7 यानी 35 आ जाएगा। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना 35 बराबर 220 मीटर। आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1/2 घंटा अधिक था और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा कम थी। जाने के दौरान उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी थी, हमें ये माना कि जाने का समय जो है उसका कितना है, तो वो है x किलोमीटर पर आवर। वापसी का चाल कितना है, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न में कह रहा है कि 60/x माइनस 10 माइनस 60/x बराबर हाफ हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 60 ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 10/x इंटू x माइनस 10 बराबर कितना है, तो ये हाफ हो जाएगा। बस उसी को आपने इस रूप में लिखे हैं तो हो जाएगा x² माइनस 10x बराबर कितना, 1200। तो x² माइनस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 मान आ रहा है, x बराबर 40 आ रहा है और x बराबर -30 आ रहा है, तो -30 तो संभव नहीं है। आंसर हो जाएगा C 40। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मर्दों पर खर्च करता है। यदि वह एक माह में 5544 की बचत करता है तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्चा करता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि कुल आय जो है उसका x है और x में से 1 में से 30/100 जो है वो खर्चा करता है राशन पे। अब जो बचता है उसमें से 20/100 खर्चा करता है किस पे, थी पे, शेष धनराशि 20% किराए के रूप में करता है। उसके बाद एक खर्चा करता है 45/100 जो करता है बच्चों के शिक्षा पर। तब ये जो बचा लेता है वो 5544 की, इतना खर्चा के बाद जो है वो बचाता है 5544। जब इसे सोल्व कीजिएगा x गुना 0.7 गुना 0.8 गुना 0.55 बराबर 5544। x का मान आ जाएगा कितना, 18,000 रुपया। अब 18,000 रुपया तो उसको क्या है, कुल आय है। अब किराए पर खर्च कितना हो रहा है, x गुना 1 माइनस 30/100 गुना कितना हो जाएगा, ये 20/100 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 18,000 गुना 7/10 गुना 1/5 बराबर 2520। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2520, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 30/100 इसलिए किया था कि पहले तो वो मासिक आय पर जितना राशन पे खर्चा कर दिया है उससे जो बचत हुआ उस पर 20% ये किराए पे करता है, वो हमें निकाले हैं। पहले जितना शेष बचा है वो करके 20% निकाले तो यही 2520 आया है। नेक्स्ट है, किसी धन राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7282 है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि अष्टमासिक दर है, यानी हमारे पास जो है 15 गुना 8/12 10% प्रति अष्टमास हो जाएगा और ये 2 वर्ष के लिए है बराबर 3 अष्टमास हो जाएगा। 2 अष्टमास का समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100 बराबर हो जाएगा 21%। और 3 अष्टमास का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21 गुना 10, हमारे पास जो निकलेगा 21
सॉरी 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10/100, ये हो जाएगा 33.1%। कितना हो जाएगा? 33.1%। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है मूलधन गुना 33.1/100 हो जाएगा कितना? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। जब इसे सोल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 7282 बराबर मूलधन गुना 33.1/100, तो मूलधन बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 22,000। कितना हो जाएगा? 22,000। अब मूलधन 22,000 निकल गया, दर 15% और समय 2 वर्ष है, तो मिश्रधन निकल जाएगा कितना? तो हो जाएगा 29,095। मिश्रधन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 22,000 मूलधन गुना 100 प्लस 15/100 आइए स्क्वायर 2 वर्ष के लिए है, तो हो जाएगा कितना? 29,095। काटपीट के आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि 3 जनवरी 2006 को मंगलवार है तो 15 जून 2010 का सप्ताह में कौन सा दिन हो जाएगा? तो 3 जनवरी 2010 बराबर होगा कौन सा? तो मंगलवार तो एक होगा, प्लस 4 वर्ष प्लस 1 वर्ष के अंतराल के बीच की अधिवर्ष जो है, यानी 3 जनवरी 2010 कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रविवार हो जाएगा। अब रविवार तो 3 जनवरी को निकला, लेकिन पूछ रहा है 15 जून 2010 का, तो हमारे पास जो शेष है जनवरी का शेषफल कितना हो जाएगा? वो 0, फरवरी का भी 0 हो जाएगा, और 3 जनवरी तो ऑलरेडी घट जा रहा है, तो 31 दिन का जो होगा तो उसमें 0 ही होगा। मार्च का शेष दिन 3 बचेगा, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून के 1 बचेगा। सबको जोड़ेंगे ये 9 होगा, और 9 का शेषफल फिर 2 बचेगा, यानी रविवार जो हमारे पास था अब प्लस 2 दिन और हो जाएगा कौन सा? मंगलवार। क्योंकि देखिए जनवरी जो हम है, जनवरी वो क्या है? 31 दिन का 3 शेष होना चाहिए, लेकिन 3 जनवरी तक तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो गया कितना? 28 दिन का, तो ये हो गया 0 शेषफल। फरवरी 28 दिन का होगा, 2010 है वो 28 दिन का होगा, तो इसमें भी 0 होगा। मार्च जो है वो कितने दिन का? 3 होगा। अप्रैल जो है वो कितना? 30 का होगा, तो ये 2 दिन का। मई 31 का होगा तो 3 होगा, और जून की बात 15 को कर रहा है, तो यानी 1 शेष दिन। यही शेष दिन जो बचता है 9, और 9 में से फिर 7 से देंगे तो 2, तो ये 2 जो है हमें जोड़कर आया है, रविवार प्लस 2 मंगलवार हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास है वो ए हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें ये देखना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 14 त्रिभुज है। अगला है वक्तव्य का कि क्या है कि स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। वक्तव्य है स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। स्वाति का भाई और नमिता का पति चचेरे भाई या ममेरे भाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए प्रश्न उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 जो है वो पर्याप्त हो जाएगा, सी सही जवाब होगा। निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं आता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कौन सा? तो वो होगा कि एक तो होगा डॉलर और एम, और एक जो होगा @A, यानी 2। आंसर हो जाएगा डी। युक्ति है कि शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा है। पूर्ण धारणा अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत कम कर सकते हैं। दूसरा, कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह का विरोध कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, केवल पूर्व धारणा एक है जो अंतर्निहित है। निम्नलिखित में कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य में पद संचालन एवं हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व है। इस शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख विशेषता है कि कलाकार नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक काल्पनिक आकृति बनाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सब प्रमुख कलाकार हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली परीक्षा लंदन में 1855 में आयोजित की गई थी, और 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। अगला है, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 2 पथ निर्मित होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अस्तित्व के लिए पानी और आवश्यक पोषक तत्वों को उसके सभी भागों तक पहुंचाता है, परिवहन कहलाता है। और ये पौधे में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए 2 संवाहक होता है, जाइलम और फ्लोएम।
नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु त्रिज्या का सही बढ़ते क्रम को चयन करें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर हम बात करते हैं तो बोरोन का कितना हो जाता है, तो बोरोन का होता है 87 पीएम हो जाता है। बेरिलियम की अगर बात करें तो 112 पीएम हो जाएगा, और लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो 167 पीएम हो जाएगा। तो अगर इस तरह देखते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा ए। स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक अथवा बेस्म होते हैं। हृदय में शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। यदि माता एवं पिता का रक्त वर्ग क्रमशः ए बी तथा ओ हो तो बच्चों का संभावित रक्त वर्ग क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए या बी। यदि माता एवं पिता का रक्त वर्ग क्रमशः ए बी तथा ओ हो तो बच्चों में संभावित रक्त वर्ग जो है ए या बी होगा। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया है में क्या होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अगला है एक वयस्क मानव मूत्र में क्या होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य जो है अपशिष्ट उत्पाद होता है। मूत्र जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, और एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 24 घंटा में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य किसका अंतर होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH2 इकाई का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य 14 इकाई का अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन DNA अणु पर आधारित है? निम्नलिखित में कौन DNA अणु का आधार युग्म है? DNA अणु का आधार युग्म है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और DNA के अणु के 3 भाग होते हैं, शर्करा डिऑक्सीराइबोक, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण को हल करें। इसका जो आंसर हो जा रहा है वो हो जा रहा है सी। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। 113 गुना 87 कितना हो जाएगा? तो 9831 हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 का मूल्य अंकित किया। वह इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दिया गया है MP बराबर कितना हो रहा है? 7200। अब SP बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 7200 के 90% में बेच रहा है 6480 रुपया में। तो CP बराबर हो जाएगा 6480 गुना 100/108, क्योंकि 8% का लाभ हो रहा है, यानी वो 6000 रुपया में ख़रीदा है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? कि 6000 में ख़रीदा, 7200 रुपया अंकित मूल्य क्या? तो 1200/6000 गुना 100 यानी 20%। तो कोई छूट नहीं देता, उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है? 20% हो जाता है, यानी अंकित मूल्य पर बेचता। तो एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू D1 इंटू T2 होता है, हाफ इंटू 16 इंटू 12 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याएं खाली स्थान है। तो माना कि जो पहली संख्या जो हमारे पास है वो कितना है? तो पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 7x है। तो 5x + 6 बटा 7x + 6 बराबर 3/4। जब इससे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? 21x + 18 बराबर 20x + 24। यहाँ से x का मान आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 5x 30 हो गया, 7x कितना हो गया? 42, यानी 30 और 42 आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सेब को 350 में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। लाभ या हानि क्या होगा? तो एक सेब का जो हमारे पास वो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक सेब का क्रय मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 350/100 यानी 3.5 रुपया। 12 सेब का विक्रय मूल्य, 12 सेब का विक्रय मूल्य कितना है? 48 रुपया। एक सेब का विक्रय मूल्य, एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48/12 यानी 4 रुपया। अब 4 रुपया में बेच रहा है, 3.5 रुपया में खरीद रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो 4 - 3.50 गुना 100 यानी 14.2/7%। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथन का। मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए?
कथन, श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए। सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दोनों कथन 1 और 2 जो है वो पर्याप्त है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन कौन है? तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1 5 7 2 6 9 और 4 3 8। उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3 नंबर। तर्क है, कॉलेज परिसर में सेलफोन का उपयोग सख्ती से निषिद्ध है। अनुमान, कॉलेज परिसर में फ़ोन का उपयोग करने वाले छात्रों को सख्ती से दंडित किया जाएगा। दूसरा, कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल अनुमान जो 2 है वो निहित है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी शार्क मछलियाँ जो है वह सभी शार्क मछलियाँ हैं। सभी जो शार्क है और ये हो जाएगा क्या सर? मछलियाँ हो जाएगा। ये होगा मछलियाँ, ये हो जाएगा शार्क। उसके बाद कह रहा है कि कोई भी मछली सांप नहीं है। ये कोई भी मछली सांप नहीं है। तो आइए देखते हैं, कोई भी सांप शार्क नहीं है। बिल्कुल कोई भी शार्क सांप नहीं है। कोई भी सांप शार्क नहीं है, कोई भी शार्क सांप नहीं है, दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? आंसर हो जाएगा ए, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। जनन क्षमता के पर्व अम्बुबाची मेला को अम्बेती और तंत्रिका जनन क्षमता के पर्व के रूप में जाना जाता है। अम्बुबाची शब्द की उत्पत्ति अम्बु और बाची शब्द से हुई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है और इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ये था प्लेटफॉर्म में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।